आखिरकार फेड की मीटिंग हुई खत्म और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों से थोड़े कमजोरी के संकेत और एसजेएक्स निफ्टी में है सुस्ती के आसार। पिछले 2 दिनों की शानदार रिकवरी के बाद अब संकेत साफ होने के बाद वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा ट्रेड और क्या होगा आगे का डायरेक्शन, इसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पावल साहब ने तो जो वो कहा, साथ में और 3-4 चीजें जो हो गई वो भी आपसे समझनी है सर। फाइनली एटलीस्ट एक बड़ा इवेंट तो हमसे निकल गया है। बिल्कुल दीप, एक बड़ा इवेंट निकला है और उसका भी पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन एक बड़ी इवेंट कल और थी राष्ट्रपति भवन में, उसका भी जिक्र करना चाहिए। और 2 बड़ी हस्तियों को जो सम्मान मिला है इसका जिक्र करना चाहिए। पद्म भूषण का सम्मान कुमार मंगलम बिरला साहब को मिला है। बहुत बहुत बधाई है। और उनके परिवार की ये परंपरा रही है, एक के बाद एक हर एक जनरेशन में ये सम्मान उन्हें मिला है। तो पूरे बिरला ग्रुप को और कुमार मंगलम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही बाजार के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर्स जो करोड़ों निवेशकों की एक प्रेरणा बने रहे हैं और जिन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को बड़ी किंग साइज जिया है, राकेश झुंझुनवाला साहब, उन्हें भी मरणोपरांत ये सम्मान मिला है पद्मश्री का। उनके परिवार को, उनके सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और मेरे ख्याल से ये, जहाँ तक मुझे ध्यान में, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है बाजार से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टर को ये पहली बार ऐसा नागरिक सम्मान मिला है। क्योंकि उद्योगपतियों को तो खैर पहले भी कई बार मिलता आया है, लेकिन बाजार के निवेशक का इस तरह का सम्मान होना मेरे ख्याल में ये अपने आप की पहली घटना है। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि अच्छे निवेशकों को भी पहचाना जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और किसी भी तरह का नाम हो, कितना भी आप पैसा बनाए, लेकिन इन सम्मानों की जो एक विशेषता है जी, वो सबसे हटकर है। इनका कोई मोल नहीं। बिल्कुल। इसलिए और बाकी भी जितने सारे देश के हमारे उत्कृष्ट नागरिक हैं जिन्हें कल पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 106 लोगों को, जी हाँ, 100 से ज़्यादा लोग हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर, बड़ा सम्मान सरकार की तरफ से इन सभी खास नागरिकों को मिला है कल। आइए, ये तो बड़ी चीज़ रही। बाजार पर भी करते हैं फोकस। पहले एक बार आज के ट्रिगर्स जान लें सर। बिल्कुल, ट्रिगर्स आज 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 6 हैं। 6 भले कल मैदान पे कम लगे हों, हमारे यहाँ ट्रिगर्स के मैदान पर मतलब कोई कैसे हार सकता है ऐसा मैच भी। मतलब जीते मतलब आराम से कुछ नहीं करना, मतलब खाली आपको 50 ओवर खड़े रहना है, खेलना भी नहीं है, खड़े रहना है, रन अपने आप आते हैं। मतलब दिक्कत की बात ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, दिक्कत की बात ये भी नहीं कि आप हमारी ही ज़मीन पे सीरीज हार गए। दिक्कत की बात है कि यहीं पर हमें वर्ल्ड कप खेलना है, वनडे वाला। करेक्ट सर। सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि इंडिया को इंडिया में हराया जा सकता है। एब्सोल्युटली, है ना। और इसलिए तो वर्ल्ड कप के पहले ये कॉन्फिडेंस दूसरी टीमों में आना, हमारा टूटा नहीं टूटा भगवान जाने, लेकिन दूसरी टीमों में जरूर आ जाएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर हरा सकते हैं। एकमात्र जो मुंबई का मैच जीते वो भी मरते मरते जीते, करेक्ट है ना। तो इसलिए मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो 3 में से 2.5 मैच में तो ऑस्ट्रेलिया ही भारी पड़ी है, राइट। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा मैसेज पूरी दुनिया भर की टीमों को दिया है कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा डिसिप्लिन से खेलें तो ये बड़ी चीज़ है। इसलिए ये इस सीरीज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यही है कि हमारी टीम का मनोबल कितना कम ज़्यादा हो, तो उसका तो कोई पैरामीटर है नहीं। लेकिन दूसरी टीमों का बढ़ेगा, ये बात पक्की है। बिल्कुल, वही पर अब इसकी भरपाई एक ही चीज़ से हो सकती है। हालांकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएँ तो ही हमारी, हाँ, उसके अलावा फिर इसकी भरपाई नहीं है। वो थोड़ी सी गांव पे मरहम लगाने वाला मामला है। बट वनडे ये वाली सीरीज हारना थोड़ा सा आगे के लिहाज से तरह से हारे, क्योंकि क्या हारने में है ना, फिर अभी भी है ना, वर्ल्ड कप से ठीक पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे जो कि ठीक नहीं है जी। चलिए आ जाए हमारे ट्रिगर्स पर। ट्रिगर्स अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं। ब्याज दरों में 1/4% की बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक पावेल साहब ने की, और एक और बढ़त के संकेत दिए उन्होंने, साथ दे दिए उम्मीद के मुताबिक। लेकिन उम्मीद के मुताबिक क्या नहीं कहा है वो ये कि इस साल ब्याज दरें नहीं घटेगी, इसकी संभावना काफ़ी कम है। और उसके बाद अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली है, 500 अंकों से ज़्यादा की। साथ ही अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने भी कहा कि सारे डिपॉजिटर होल्डर्स सेफ हैं और उनकी डिपॉजिट की गारंटी ऐसा नहीं है।
और ये भी एक ट्रिगर रहा जिसके दम पर अमेरिकी बाजार थोड़े कमज़ोर होते दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा कच्चा तेल घटकर 176 के आसपास आता दिखा है और डॉलर इंडेक्स घटकर $102 के आसपास आता दिखा है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती दिख रही है। HAL इस बड़ी सरकारी कंपनी में ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी में 3.5% हिस्सेदारी बेच सकती है और वो भी भारी भरकम डिस्काउंट पर। आज बड़े निवेशकों के लिए, कल रिटेल के लिए OFS खुलेगा। ग्लोबल सर्फेसेज लंबे समय बाद आया ये IPO, आज बाजार में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए है तैयार। 9 बजे इसका होगा पूरा विश्लेषण भी। तो नई लिस्टिंग है, उसका भी फोकस है, ऑफर फॉर सेल भी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और भी कई सारा है, ऑर्डर विंस भी है दमदार, बट साथ ही मार्केट के एक्शन पर हैं। वीकली एक्सपायरी भी बाय द वे आज कल जो हुआ है जी वो आपसे समझना है, आगे का पाथ और कमेंट्री भी समझनी है। बट कल एक पॉइंट पर 200 सवा 200 अंक ऊपर थे अमेरिकी बाजार, 1/4% हाइक, 90% जानकार आप भी मान रहे थे वही हुआ। तो ये जो आखिर में गिरावट हुई है, डेज लो पर बंद हुए हैं, इसका ज्यादा जिम्मेदार कौन है, पावेल साहब या फिर जैनेट येलेन? दोनों ही नहीं। दोनों नहीं, फिर बॉन्ड मार्केट। अच्छा, बॉन्ड मार्केट ने ऐसा क्या कर दिया? बॉन्ड मार्केट ने वही किया जिसका कल सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे। बग्गा साहब से भी मैंने सवाल पूछा था कि अगर आप मार्च में ये मानकर चल रहे हैं कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो जुलाई में कैसे मान सकते हैं कि घटेगी? तो बॉन्ड मार्केट की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जरूर से ज्यादा थी। मुझे तो कल भी नहीं लग रहा था कि जुलाई में घट सकती है। राइट। तो पावेल साहब ने क्या कहा? पावेल साहब ने यही तो कहा कि हम इस साल नहीं घटाएंगे। तो अभी तो बढ़ाइए, एक और बढ़त की गुंजाइश से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप कैसे जुलाई में घटने की उम्मीद कर सकते? अरे भाई, बढ़ना रोकेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, पोज करेंगे, यही काम है कि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ करना ही है। एग्जैक्टली, है ना? मतलब या तो बढ़ाना या घटाना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सो आई थिंक बॉन्ड मार्केट थोड़ी और एक्सपेक्टेशंस के साथ था कि भाई ब्याज दरें। अच्छा, एक और चीज, बॉन्ड मार्केट और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैं कहूँगा कंफ्यूज है, उनका कंफ्यूज है। करेक्ट। जहाँ एक और अभी मान रहे थे वो कि ब्याज दरें बढ़ेंगे, 2 महीने 3 महीने बाद आप मान रहे हो। अच्छा चलो मान लिया कि अब 2-3 महीने बाद नहीं घटेगी, साल भर तक नहीं, इस साल नहीं घटेगी, ठीक है, 9 महीने का गया आपका, ठीक है। एक रेट हाइक और है, ये भी उन्होंने साफ साफ खुले खुले कह दिया जी। तो फिर बॉन्ड यील्ड घटी क्यों? एग्जैक्टली। आपकी बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली भी घट गई, 2 साल वाली भी घट गई। भाई कहना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली, करना क्या चाहते हो? तो आई थिंक सारा कंफ्यूजन बॉन्ड मार्केट का फैलाया हुआ है ना। उस बॉन्ड मार्केट के कंफ्यूजन में अति उत्साहित लोग जो पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में थोड़ी सी मजबूती देख रहे थे, इस उम्मीद में कि भाई चलो जुलाई के आसपास या थोड़ा कहीं कहीं संकेत, फेड कभी बोलेगा ही नहीं कि मैं इस दिन से घटाने वाला हूं। कब तक नहीं घटाऊंगा ये बता देगा, कब से घटाऊंगा ये नहीं कहेगा। डेटा डिपेंडेंट है ना। सो आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बॉन्ड मार्केट की जरूरत से ज्यादा थी। और उसके अलावा फिर फेड की तरफ से जो आई बात की एक हाइक और हो सकता है। सो अब उनको आप किसी को भी दोष देना, देखो एक सिंपल सा काम तो ये दीप, अगर मेरा एनालिसिस अच्छा नहीं होता ना किसी भी दिन, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं, आप है। मैं हूँ। हाँ। मैंने क्या कर दिया? आप सवाल अच्छा नहीं पूछते तो मेरा एनालिसिस खराब हो जाता है। हाँ वो है ना। अगर मैं ये सोचने लगूं जिस दिन, तो फिर मेरा एनालिसिस कभी अच्छा होगा ही नहीं और खराब का खराब ही रहेगा। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि भाई जेरेमी पावेल साहब जिम्मेदार है या जैनेट येलेन जिम्मेदार है, तो वो कैसे हैं? वो तो वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो उन्हें करना है। अगर बॉन्ड मार्केट अपनी पोजीशनिंग गलत करके बैठा है, जो कि साफ दिख रहा है, दिख सबको रहा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब गलती हमारी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, यही हुआ है। इस वजह से कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई। और ये गिरावट है ना, एक क्या कहना चाहिए कि फंडामेंटल गिरावट से ज्यादा ये टेक्निकल एडजस्टमेंट और करेक्शन है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। चिंतित नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं तो सोचा था कि 500-700 पॉइंट ऊपर से 600-650 गिरा है, 500 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ है। मजा आएगा, आज एक गैप डाउन मिलेगी तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड से जब नीचे आएंगे तो एक मौका बढ़िया मिलेगा खरीदारी का। एनीवे, उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों की गिरावट के पीछे बॉन्ड मार्केट का एडजस्टमेंट पहली चीज तो ये। अब आइए जिसका भी विश्लेषण करना है आप बताइए। पावेल साहब का, पहले पावेल साहब का करते हैं, फिर पावेल साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की सी हॉकिश कमेंट्री वही चाहिए थी। उन्हें और कॉन्फिडेंट होकर बोलना भी नहीं चाहिए और नहीं उन्हें 1-2 बैंक हिल गए तो उसकी वजह से डरना चाहिए। अगर उनमें दम है कि वो बैंकिंग सिस्टम को संभाल सकते हैं, उतना काफ़ी है। सो आई थिंक पावेल साहब की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बाजारों का मूड खराब होना चाहिए। अच्छा, तो पावेल साहब ने बाजार का मुझे नहीं लगता। पर ये दो चीजें कि एक तो कहा कि और बढ़ सकती है, ठीक है, दूसरा कहा कि इस साल रेट कट नहीं है। तो इस साल रेट कट नहीं होना चाहिए।
ये तो खैर ठीक है, लॉजिकल ज्यादा आप अक्टूबर से दिसंबर में मान सकते थे कि होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल दीपक, अगर 4% महंगाई आ जाती है अगले 2-3 महीनों में, ठीक है, तो क्या पावेल साहब जून जुलाई में आके नहीं बोल सकते कि मैं दिसंबर में काट भी सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। उन्होंने ऐसा थोड़ी बोल दिया जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर आगे बदलूंगा नहीं, हो सकता है, यस, है ना? यस। तो पहली बार पावेल साहब, पहली बार तो नहीं कहूंगा कि कम बार ऐसा होता है कि पावेल साहब बाजार की उम्मीदों के विपरीत बोलते हैं। तो जुलाई के रेट कट के विपरीत उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर तक काटूं। तो बाजार की प्रॉब्लम क्या है, उन्हें अपने अगेंस्ट सुनना नहीं है। ये सही बात तो सब लोगों ने अगर मन बना रखा है कि हम जुलाई में उनको काटनी चाहिए, तो मीटिंग के बाद बोलना चाहिए कि जुलाई में काटूंगा। क्यों भाई? पावेल साहब आपकी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, करेक्ट है ना? तो जो उन्हें ठीक लगता है वो करेक्ट। तो मेरे ख्याल से दीप ऐसी कोई खास समस्या वाली बातें, हाँ एक हाइक और इसको लेकर क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि एक और हाइक आनी है तो फिर इसका मतलब क्या, बैंकिंग सिस्टम का क्या? तो आपको हमको बैंकिंग सिस्टम की पड़ी है कि भाई 1/4% अभी बढ़ा दी, 1/4% आप और बढ़ाओगे, बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। तो क्या ये पावेल साहब को नहीं पता? और जितना डर या जितनी जिम्मेदारी हमारी है बैंकिंग सिस्टम को संभालने की, उनसे ज्यादा तो उनकी है। राइट, करेक्ट। पैसा उनको डालना है, बैंकों को उनको बचाना है, बफेट साहब को उनको आगे करना है, बड़े बैंकों को उनको आगे करना है। करेक्ट। सो इतना तो उनको समझ है ना, तभी उस कुर्सी पे बैठे हैं। exactly. तो अगर वो सब पूरे माहौल को देखकर भी ये कह रहे हैं कि नहीं 1/4% बढ़ाने की जरूरत है, दिसंबर तक नहीं काटूंगा, तो वो सही कर रहे हैं। अच्छा। वो गलत नहीं कर रहे हैं। okay. मुझे अगर वो डॉविश स्टेटमेंट देते, ज्यादा पॉजिटिव बोलते तो तकलीफ होती। तो इन्होंने सही बोला एकदम, और ये रहना चाहिए। बाकी रहा सवाल, अगर कोई और बैंक की समस्या आएगी तो है देखेंगे, करेंगे, वो उनका काम है, वो करेंगे। तो आई थिंक पावेल साहब की तरफ से कोई ऐसा खराब कुछ भी नहीं आया, यही सही था जो उन्होंने कहा है। चलिए, तो पावेल साहब तो ज्यादा दोषी है नहीं इसके लिए। और मुझे तो देखो, पावेल साहब अगर गलत बोलते, खराब बोलते, तो मुझे दोष देने में मुझे कौन सी तकलीफ है? कौन सा मेरा क्या बिगाड़ेगा? मुझे तो जो लगता है वही बोलूंगा। मैं तो अमेरिका का नागरिक भी नहीं हूँ। सो हम तो जो मन में लगे कि यही सही है वही बोल। सो उन्होंने गलत नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं जैनेट येलेन पर। वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर बात कर रही थी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सारे डिपॉजिट्स सेफ हैं, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। और उसके बाद हमने बैंक स्टॉक्स में रैली देखी, जो 2 दिन पहले से रैली शुरू हुई वो इस बयान के बाद ही हुई थी। कल सारे बैंक स्टॉक फिसले हैं, छोटे मझोले बैंक तो 15-20% फिसले, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी यूनिवर्सल गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, जिसको जो मदद पड़ेगी वो हम देंगे, पर कोई गारंटी नहीं है कि सबके डिपॉजिट सेफ है। ये क्या मतलब हुआ? इंटरेस्टिंग बयान है, इसकी चीर फाड़ आप करो, बड़ी अच्छे से सर्जरी, मजा आएगा। पहली चीज तो उन्होंने क्या कहा है भाई कि देखो, हम किसी भी तरह की कोई स्कीम, ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाने पर विचार नहीं कर रहे हैं जिससे कि हर बैंक में आपकी जहां भी जो भी पड़ी हो, आपकी डिपॉजिट वो 100% सेफ हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए। पहली चीज, क्या उनको ऐसा बयान देने की जरूरत थी? मेरा जवाब है ना। नहीं भी बोलते। उन्होंने क्या कहा, बैंकों को हर संभव मदद दी जाएगी, जहां जैसी जो जरूरत है उनको, लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सब देंगे। वो आप दे भी रहे हो, देंगे भी, मजबूरी से दो, या आप उस कुर्सी पे बैठे हो उस जिम्मेदारी से दो, ठीक है ना, या अपने सिस्टम को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए दो, देना तो पड़ेगा। तो जब आपको देना ही तो बोलना क्यों? नहीं भी बोलते तो काम चल जाता। करेक्ट सर, है ना? मतलब अगर लोग खुश हुए में, अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मैं 15 दिन नहीं 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो उसको खुश रहने दो ना। करेक्ट। अल्टीमेटली तो आपका भी गोल यही कि पेशेंट ठीक हो जाए, जल्दी से डिस्चार्ज होकर निकले। एग्जैक्टली, है ना? आपको पता है 15 दिन लगेगा, लेकिन पेशेंट को लगता है 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो हो सकता है 10 दिन में ठीक हो जाए बीच में कहीं। तो ऐसा बोल के क्या कि नहीं तू तो 15 दिन में ठीक होगा, 7 में कैसे हो जाएगा, तू गलत सोच रहा है। करेक्ट। उसका पता चला 21 दिन लग गए और मोरल डाउन हो गया। सो आई थिंक उनको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों बोला? तो वो अमेरिका की वित्त मंत्री और समझदार है। हर ऐसा आलतू फालतू में कोई भी स्टेटमेंट, अब उसके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और समझिए दीप, वो क्या कह रही है जी। हम ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं ला रहे हैं। राइट। इंश्योरेंस एक तो ये कि कोई भी बैंक, अगला फॉर एग्जांपल कोई नया बैंक आता है उड़ने के लिए, ये बर्बाद होने वाला है, तो अमेरिका का फेड, अमेरिका की सरकार, अमेरिका के बड़े बैंक्स, इन्वेस्टर्स उसको कैसे बचाएंगे, ये फॉर्मूला उसी वक्त आएगा। और दूसरा ये होता है कि आज ही आप कह दो ये ग्लोबल इंश्योरेंस स्कीम है, सारे डिपॉजिट की, किसी भी बैंक में आपकी कोई भी डिपॉजिट हो आपकी सेफ है। इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें बैंक्स और बैंक के डिपॉजिट होल्डर दोनों उद्दंड हो जाएंगे, बेलगाम। राइट।
क्या होगा? बैंक वाले बोलेंगे ठीक है यार, मेरी डिपॉजिट तो सेव कर दी, अब मैं तो जो करना है कर लो, जो करना है करो, मैं उड़ूंगा नहीं। समझ गया। या उड़ूंगा तो भी मतलब मेरी इज्जत नहीं जाएगी। डिपॉजिट होल्डर क्या करेगा? अगर समझो मैं एक डिपॉजिट होल्डर हूँ अमेरिका का, और मुझे ये भरोसा हो जाए कि भाई मेरी डिपॉजिट सेफ है, तो मैं सबसे कमजोर बैंक में जाके डिपॉजिट डालूंगा जहां मुझे ब्याज दर हाईएस्ट मिलती है। तो अच्छे बैंक से खराब बैंक में पैसा आपका जाएगा, ये डर रहना चाहिए। अच्छे बैंक में पैसा आने का एक डर रहना चाहिए, खराब बैंक में पैसा कम से कम जाए, न जाए, या रिस्क की समझ के साथ जाए, ये रहना चाहिए। इसलिए उनका बयान भी सही है। ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस दी है सर आपने। वो ऐसा इंटेंट समझनी चाहिए, इंटेंट समझिए। स्कीम नहीं लाएंगे, जरूरत पड़ने पर बचाएंगे। 4 बैंक बचा सकते हैं, 400 नहीं, 800 नहीं। यही जेनेट येलन ने कहा है, और बिल्कुल सही कहा है, परफेक्ट कहा है। इसलिए कल अमेरिका में कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो मार्केट एक्शन मत देखिए, जो कह रहे हैं वो सुनिए। अपनी जगह देखिए, मार्केट में तो 50 चीजें होती है, पोजिशनिंग होती है अपनी। सारे आप इवेंट के पहले मजबूत गए हैं, कमजोर गए, वो सारी अपनी जगह हैं। मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होता है। ऐसी मीटिंग और ऐसे बयान रोज नहीं आते ना। So I think all is well in America। ठीक है सर। कल के हिसाब से, कल के नहीं, कल का। तो जो कमेंट्री थी वो तो टेंशन। और इस बीच में हम अच्छी चीजों को तो इग्नोर ही कर रहे हैं। आपका डॉलर इंडेक्स 102 पर आ गया। डॉलर का कमजोर होना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपका बॉन्ड यील्ड्स देखिए घट कर आ रहे हैं। अगर आपको इतना ही डर है भाई साहब कि इस साल ब्याज दर नहीं घटे, तो क्यों बढ़ाओ 25-25 बेसिस पॉइंट। करेक्ट, बढ़ के आने चाहिए बॉन्ड यील्ड, घट के क्यों आ रहे हैं? एग्जैक्टली। बॉन्ड मार्केट ने मन में समझ लिया कि जो फेड कह रहा है सही कह रहा है। हम ही थोड़े अति उत्साहित होकर कूद रहे हैं कि जल्दी कर दो, अभी कर दो, बात तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा भाई। सो आई थिंक बॉन्ड मार्केट का अब जो रिएक्शन आया ना, अब ये सही रिएक्शन है कि वो ब्याज दरों को अब आगे मान कर चल रहे कि घटेंगी। नहीं तो इस मीटिंग के बाद ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिससे आप माने कि ब्याज दरें घटेंगी, और जल्दी नहीं घटे। सो आई थिंक बहुत परफेक्ट पॉलिसी है, बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट है, सेट है, एकदम सेट है। हाँ ठीक है। बट हमें मार्केट एक्शन की तो बात करनी पड़ती है सर। हमारे बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। इवेंट निकल गई, शांति, थैंक यू वेरी मच, चलो हो गया जो। हाँ। और रोज इतने गाना गा रहे हैं हम लोग, सुबह शाम, फेड क्या करेगा, क्या इतना ग्लोबल हमने कभी नहीं डिस्कस किया। हाँ, इतना कभी हो गया भाई, काम निकला। कोई पैनिक वाली बात नहीं है दी। अच्छा, कोई पैनिक वाली बात नहीं। सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात ये कि हम बाजार में है कहाँ। हम बंद हुए 17,150 पे। यस। हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बंद हुए। यस। 16,800 16,850 के आसपास आपका सपोर्ट है, रेंज का निचला सिरा। 17,150 17,200 रेंज का ऊपरी सिरा। अब आप समझो, ये तो अभी आप कह सकते हैं अभी सर SGX 15 ही नीचे, तो आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। नहीं, कॉन्फिडेंस 7 बजे भी मैं यही बात आपने यही बोला था जब हम बात कर रहे थे, तो आपने यही बोला SGX से कॉन्फिडेंस घटता बढ़ता नहीं है। पॉइंट ये है कि आप रेंज के हायर एंड पे, चलो खराब से खराब पॉलिसी लगी, सबको खराब लगे, जेनेट येलेन भी खराब लगी आपको, पावेल साहब भी खराब लगे, तो भी आप 16,800 तो नहीं तोड़ेंगे ना। तोड़ेंगे। तो आप रेंज के ऊपर पोजीशनिंग आपकी ऐसी है कि आप घट भी जाएंगे तो अपनी रेंज को होल्ड कर पाएंगे, और ये बढ़िया चीज है ऐसा है। सो आई थिंक उस हिसाब से आपकी पोजीशन जिस लेवल पर है, आप रेंज को होल्ड कर पाएंगे, कोई पैनिक वाली बात नहीं। मैं ये भी नहीं चाहता कि इतने कम गैप से नीचे खुले, फ्लैट खुले। मैं चाहता हूं थोड़ा नीचे ज्यादा खुले, मौका मिले। लेकिन कल भी हमने यही कहा कि हम आउट परफॉर्म करेंगे। कल ये बात भी हुई कि अब हम आउट परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी इसीलिए हम बिल्कुल नहीं के बराबर गिर रहे हैं, तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है। सो ऑल इज वेल। आज एक ही काम करना है आपको, ग्लोबल कमजोरी के चलते अगर अच्छे लेवल पर मार्केट आता है तो नीचे में आपको फिर से एंट्री करनी है। उसकी वजह बताऊं दीप, काफी लोग ऐसे हैं शॉर्ट सेलर्स, चाहे इंडियन मार्केट के हो, ग्लोबल मार्केट के हो, चाहे FIs के तौर पर हो, जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन फेड की मीटिंग खत्म हो जाए, फेड की मीटिंग के बाद जो भी फैसले आने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मानकर चल रहे होंगे कि फेड कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकता, और उन्होंने कोई ऐसा खास अच्छा बोला भी नहीं, न वित्त मंत्री अच्छा बोलेगी। तब जो पैनिक मचे उसमें हमें शॉर्ट काटने हैं। तो शॉर्ट सेलर को अब शॉर्ट बने रहने के लिए कोई खास वजह नहीं दिखती। अब आप शॉर्ट क्यों रहेंगे? अब आप सिर्फ शॉर्ट इसी वजह से रह सकते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे ना आए, ब्याज दरों पे तो आपको डिसीजन आ ही गया, एक तरह से क्लैरिटी आ गई। तो अब खाली महंगाई के अलावा आपके पास नीचे आने के लिए कोई खास वजह नहीं है। दूसरी वजह जो हो सकती है, कोई और बैंक उड़ जाए जो मुझे तो नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी और को पता है, तो वो अपना अपना व्यू है। उड़ने में उड़ भी सकता, ना उड़े तो ना भी उड़े, करेक्ट। तो ये एक अननोन फैक्टर है, लेकिन नॉन फैक्टर्स की वजह से बाजार बहुत घट जाएगा, इसकी संभावना कम है। सो अपने इंतजार ही इसी चीज का कर रहे थे कि 22 मार्च से 31 मार्च, ये मार्च का महीना जो जैसे तैसे निकालना है।
अप्रैल के बाद आपको थोड़ा बेहतर होता हुआ मूड माहौल दिखेगा, तो ये फेड की मीटिंग निकल गई, अब नीचे में सही लेवल पे आने पे अपने लेना है, सिंपल सी बात। ये बड़ा बात हाँ, ये इस अपने लास्ट फ्राइडे से धीरे धीरे अपन बाय डिप्स की स्ट्रेटजी में आ गए, तो अब भी वही स्ट्रेटजी रखेंगे। ठीक है सर, चलिए, तो बढ़िया मूव आ गई है। कमेंट्री जो भी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के बाजार के एक्शन से आप इतना डरिए मत। आज का एक्शन फिर समझते हैं सर। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर तो लिखने ही पड़ेंगे, है भी नीचे, ऐसा नहीं कि नहीं है। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, बड़े समय बाद न्यूट्रल आते हुए दिखे। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, ट्रेंड भी न्यूट्रल है और सेंटिमेंट भी न्यूट्रल है, ट्रेंड नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव और 3 न्यूट्रल आज के लिए। 17,000 17,050 पहला सपोर्ट जोन है, इस रेंज में भी आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे 16,850 16,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है, ये तो ठीक है, अब एसजीएक्स देख के लगता है कि नहीं ज़रूरत पड़े, 500 पॉइंट 600 पॉइंट देखकर डाउ देखकर लगता है पड़ भी जाए, पड़ जाए तो नोट करके रखें। ऊपर 17,150 17,225 पहली रुकावट की जगह 17,250 से 17,325 की रेंज में आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली ज़रूर करें। बैंक निफ्टी 39,600 39,750 आपका पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 39,375 39,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जहां पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ऊपर 40,075 से 40,250 पहली रेंज है, जहां पर जाकर बाजार कहीं रुकते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इसको पार करने पर 40,350 40,500 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए। वहाँ बेचे भी एक बार तो कोई हर्ज नहीं, बेच भी दे वहाँ पे। हाँ, एक बार बेचना चाहिए 100%। देखिए, व्यू पॉजिटिव रखना और एक तरफा तेजी होने में बड़ा फर्क है। पॉजिटिव व्यू में ये कि बाजार जब मौका दे आपको लेना है, जब भी बड़ा मौका दे लेना है, लेकिन बुलिश व्यू होना और एक तरफा तेजी होना, हम एक तरफा तेजी वाले मार्केट में है ही नहीं है अब, और रुक रुक कर गिर गिर कर, वही बोल रहा हूँ कि वी शेप रिकवरी नहीं है, यू शेप रिकवरी है। हर एक लेवल पे आपको टाइम बिताता है मार्केट, फिर आपको मौका देता है, तो वही चलेगा। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा दौड़ के भाग के आज आप सारे रेंज तोड़ के ऊपर निकल जाए, वैसा भी नहीं होने वाला। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट भी बुक करिए, एंट्री लेवल पे वापस लेते भी रहिए, दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, आपको चिंता की बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब तक ना तोड़ता है तब तक ये अच्छा मार्केट है। समझ गया सर। सर 3 दिन या इस पूरे हफ्ते आप कह सकते हैं बाजार रिकवरी के मूड में, 2 दिन से आपको पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं। एफआईएस की पोजीशन बढ़ी नहीं रही है, 8% पे अटकी हुई है। अच्छा है, कभी तो लेंगे, आएंगे सर, ये भी आएंगे 100%। ये भी इंतजार कर रहे थे आएंगे। आने के लिए इनके पास 2 ही चीज़ें, एक तो ये कि फेड की मीटिंग निकलने के बाद अगर ये इसका इंतजार करें तो आजकल में आपको दिख जाएगा कि आते कि नहीं आते। यस, ठीक है। और अगर ये नहीं मार्च का इंतजार करें तो अप्रैल में दिख जाएगा। लेना तो पड़ेगा ही, लेना तो पड़ेगा, आगे पीछे लेंगे। और मैं लेना तो पड़ेगा से मेरा मतलब वो नहीं कि जो एफआईएस लंबा पैसा, मैं ये इंडेक्स वाले एफआईएस की बात कर रहा हूँ, जो इंडेक्स की, हम इंडेक्स के डेटा की बात करें। कैश के डेटा में हो सकता है अभी भी बिकवाली रहे करे, लेकिन इंडेक्स में 8% की लॉन्ग पोजीशन पे जो आप बैठे हैं ये बहुत छोटी है, तो आई थिंक बाइंग यहाँ पर आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, 100% लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आएगी। पुट कॉल रेशियो आपके कंफर्टेबल है दोनों ही, निफ्टी बैंक निफ्टी के 1 के नीचे, विक्स हल्का फुल्का घटा है, वो भी ठीक है। स्टॉप लॉसेस दे दूँ आपको, कल ही हैं, कल वाले हैं दीप, कोई बदलाव नहीं है। 16,950 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आप कहेंगे थोड़ा दूर है, 200 पॉइंट नीचे का बिल्कुल है। आप छोटा रखना चाहे तो अपनी श्रद्धा से जो आपको ठीक लगे वो रख लीजिए। 16,950 बुकिश स्टॉप लॉस निकल कर आता है। बैंक निफ्टी 39,350 आता है, ये भी दूर है बिल्कुल है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 39,800 का रख लें, 39,600 का रख लें, आपको जो ठीक लगे वहाँ पे रखिए। अगर आप शॉर्ट हैं तो 17,250 कल वाला ही स्टॉप लॉस आज भी रखिए, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही रहेगा। और बैंक निफ्टी पर कल वाला स्टॉप लॉस जो था इंट्राडे वाला तो आपका कट ही गया है 39,800, क्लोजिंग वाला जो था वो आपका 40,000 था, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ है। कल इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 40,000 था, तो इंट्राडे तो कट गया होगा, कल एग्जैक्टली 40,000 पे हुआ, तो आप पूछ भी रहते 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस माना जाए या ना माना जाए, राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा तो अब आज 40,100 का इंट्राडे और क्लोजिंग ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ठीक है सर। नई पोजीशंस निफ्टी खरीदा है 16,950 17,050 की रेंज में आए, टुकड़ों टुकड़ों में ऐड करते रहिए। 16,825 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,100 150 के 2 छोटे टारगेट, 200 225 की मीडियम टारगेट, 17,250 300 और 325 तक के फाइनल टारगेट के लिए इस रेंज में करनी है आपको खरीदारी। और जो लोग शौक फरमाना चाहते हैं शॉर्ट करने का, कल भी यही राय थी, आज भी यही राय है, 17,200 से 17,300 की रेंज में ज़रूर बेचें। और
बेचे आप 17,350 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 17,150 और 17,110 दो छोटे टारगेट हैं। 17,065 और 17,040 दो मीडियम टारगेट है। 17,000 और 16,950 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ये निफ्टी में खरीदे और बिकवाली की राय। आज निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर खरीदने और बिकवाली की दोनों की राय नहीं है। निफ्टी में दोनों ही नहीं है, सिर्फ एक खरीदने की और एक बेचने की राय। इन्हीं लेवल का इंतजार करें, लेवल के हिसाब से बेचें। ठीक है, अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 39,400 और 39,600 की रेंज में आपको खरीदना है। इस रेंज में आए तो 39,350 का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो बनेगा 39,700, 750 और 825 तीन छोटे टारगेट है। 39,900, 975 और 40,075 के फाइनल टारगेट। बस ये है आपके लिए खरीदारी की राय। अब आप कहेंगे कि इतना फ्लैट खुलने के चक्कर में तो आएगा क्या वहाँ पर, शायद ना आए। तो फिर आपके लिए दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर अगर गैप डाउन ओपनिंग मिले तो आप खरीदिए, चिंता मत कीजिए। गैप डाउन ओपनिंग में आपको 39,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, ठीक है। और टारगेट जो बनेगा दीप वो 40,075, 40,250, 40,350, 40,500 यहाँ तक के तो विजिबल टारगेट्स हैं। ऊपर के थोड़े और एम्बिशियस टारगेट है जो आएंगे नहीं, खाली ऐसे ही जगह भी थी, लेवल भी 4 ही निकल रहे थे तो मैंने कहा 2 और लिख दो। 40,575, 40,675 के टारगेट के लिए ऊपर आपके लिए बनेगी खरीदारी करने की राय। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, यानी कि अगर समझो आप 39,700, 39,850 की रेंज में खुल जाए 150 से 250 पॉइंट नीचे, तो वहाँ आपने एंट्री मार ली। 600 आया तो थोड़ा और ले लिया 39,500 के स्टॉप लॉस के साथ। अब आइए बिकवाली के लिए। जो बेचना है 40,350 से 40,500 बढ़िया रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 40,600 का बनेगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 40,250, 40,102 छोटे टारगेट हैं। 40,000, 39,900 दो मीडियम टारगेट है। 39,825 और 39,750 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। यहाँ पर भी यही राय है, यहाँ पर भी बेचने के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बेचने की राय नहीं। रेंज में आए तो बेचिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नॉर्मल लेवल्स को रिस्पेक्ट करके दोनों निफ्टी खरीदने के लिए जरूर एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बैंक निफ्टी खरीदने की राय मैंने दी है, बेचने की नहीं। ठीक है सर, ओके। बायोकॉन और इंडिया बुल्स दोनों में बैन में बने हुए थे, कोई वहाँ पर बदलाव हुए नहीं है। अब थोड़ा डेटा भी समझ लिया जाए सर। कल सरप्राइज एफआई बाइंग आई है कैश में, छोटी सी आई है, आई थिंक 2-3 बड़ी डील्स भी हुई थी, बट ओवरऑल डेटा क्या संकेत दे रहा है? अब थोड़ा एक्शन, थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और इसीलिए हम 16,800 पे नहीं है, 17,200 के आसपास है। सो एक चीज़ क्लियर है कि एफआईज ना बेचे तब भी हम ऊपर आ सकते हैं, और अगर एफआईज खरीदना शुरू कर दे तो थोड़ी और जगह बन जाएगी 300 पॉइंट की, 16,500, 600 तक की बन सकती है। लेट्स सी। लेकिन आजकल भरोसा नहीं करता मैं एफआईज पे, एक दिन में मूड बदल लेते हैं, ऐसा ही है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी रहा सवाल स्टॉक्स में, इंडेक्स में ज़्यादा बड़े आंकड़े कल के हैं नहीं, और उसकी वजह ये थी कि शायद एफआईज भी इस बात का इंतजार करें कि एक बार फेड की मीटिंग निकल जाए तो फिर मन बनाए। सो आज से देखते हैं नंबर किस तरह के निकल कर आते हैं। जहाँ तक एफएनओ के डेटा का सवाल है, 17,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ। 81 लाख शेयर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेट, वो बेस हो गया आपका, है ना। तो 17,000, 17,050 की रेंज में आने पर खरीदारी शुरू हो जाएगी। ऊपर में 17,200 पर 74 लाख शेयर है। 17,200, 250 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये एफएनओ के डेटा आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं, इनके बाहर निकलेंगे तो देखा जाएगा। बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास आप बंद हुए। 39,500 माफ कीजिएगा, लगभग 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो बड़ा सपोर्ट है। और 40,000 या 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। सो आपको 40,000, 40,100 की रेंज हल्की रुकावट दिखेगी। एक बार आपने 40,100 को आज पार किया दीप, तो फिर 400 पॉइंट की जगह खुल जाएगी। बड़े लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ऐसा दिखा सकता है। अच्छा, नहीं तो आजकल बैंक निफ्टी की आदत ही खत्म हो गई। पहले तो क्या होता था, एक बड़े लेवल को पार करने के बाद 200-300 पॉइंट ऐसी दौड़ लगाता था। अब वो मौका आ सकता है, अगर 40,100 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो 40,500 तक जाने की जगह बनेगी बैंक निफ्टी के, ये डेटा में दिख रहा है। और नीचे 39,500, 39,700 की रेंज में स्ट्रॉन्ग मल्टीपल सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। गॉट इट। चलिए, ये है आपका आज का पूरा सेटअप, पूरे लेवल्स। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी भी है। आइए बात करते हैं हमारी टीम के साथ और लेते हैं आज की पूरी खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष हमारे साथ है तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें।
मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स में आईजीएल और साथ ही पीएफसी इन दोनों कंपनियों पर नजर रखनी है। कंपनी की अंतरिम डिविडेंड्स को लेकर बोर्ड बैठक होगी। मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर भी फोकस रखिए। बिजनेस से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए कंपनी की बोर्ड बैठक है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फैसला निकल कर आता है। आईपीओ के लिहाज से ग्लोबल सर्विसेज की आज लिस्टिंग है, तो यहाँ पर नजर रखिए। सब्सक्रिप्शन लगभग 12.2 टाइम्स इसका फाइनल होता हुआ दिखा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की अब पॉलिसी है फेड की पॉलिसी के बाद, तो यहाँ पर भी हमें नजर रखनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर फोकस रखिए। सरकार ओएफएस के जरिए कंपनी में लगभग 1.75% तक हिस्सा बेच सकती है और अतिरिक्त 1.75% शेयर यहां पर बेचने का विकल्प भी है। फ्लोर प्राइस 2450 रुपए प्रति शेयर तय किया गया, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 6.65% डिस्काउंट पर है। और 23 और 24 यानी कि आज और कल ये ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचने वाली है। आज नॉन रिटेल निवेशक के लिए ये ओएफएस है और कल यानी कि 24 मार्च रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। ओके, ऑफर फॉर सेल आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, नजर रखिए इस काउंटर पर। मॉर्निंग नूपुर, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पे कंपनी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आते दिखी, जहां पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कंपनी को OHM लॉजिस्टिक्स से 1000 एक्सप्रेस EVs के ऑर्डर मिले, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प, जहां पे कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर्स में, वहाँ वो अपने जो प्राइजेस है वहाँ बढ़ोतरी करने वाली है। करीबन 2% से ज़्यादा की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी और ये एप्लीकेबल होगा अगले महीने की 1 तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगी बढ़ती हुई कीमतें जो है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहां पे कंपनी को करीबन 4500 करोड़ के 2 नए ऑर्डर मिले। पहला ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, 3637 करोड़ का आपको ऑर्डर दिखेगा, जहां पे L1 बिडर घोषित किया गया है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 870 करोड़ के आसपास का है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल बिजनेस में ऑपरेशन के विस्तार प्लान को अब कंपनी बोर्ड से मंजूरी मिलती दिखी है और इस कारोबार पर 2 साल में करीबन 1000 करोड़ का निवेश कंपनी कर सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कंपनी की तरफ से और पॉजिटिव न्यूज़ भी है कि केपेक्स का यहाँ पे डाला जा रहा है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। HG इंफ्रा, जहाँ पे कंपनी को करीबन 764 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला, L1 बिडर घोषित किया गया है। कंस्ट्रक्शन का समय देखेंगे तो 730 दिन है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और लास्ट में NBCC, जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है HSCC, उसने LOA जारी किया है महाराष्ट्र जलगांव चिचोली में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 5 साल तक मेंटेनेंस के लिए LOA जारी किया गया और जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इस LOA की वो करीबन 625 करोड़ की है। तो NBCC भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए आज कुछ खबरें। ऑर्डर विंस के दम पर कई सारे स्टॉक्स लगातार आपको एक्शन में दिख रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले नज़ारा टेक्नोलॉजी पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सब्सिडरी इनकी स्पोर्ट्स कीड़ा है उन्होंने प्रो फुटबॉल नेटवर्क में लगभग 73% जो हिस्सेदारी 16 करोड़ के आसपास उसमें वो खरीदेगी। सिरका पेंट्स, यहाँ पर 29 मार्च को बोर्ड की बैठक में बोनस शेयर्स जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आर सिस्टम इंटरनेशनल, यहाँ पर ब्लैकस्टोन जो है कंपनी में लगभग 48% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो खरीदेंगे और डी लिस्टिंग ऑफर प्राइस को जो है उन्होंने रिवाइज किया है, 246 से बढ़ाकर 262 कर दिया है। लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 1500 करोड़ के आसपास का जो है वो खर्च करने वाले हैं। फंड और प्रमोटर एक्शंस में शोभा लिमिटेड, जहां पर प्रमोटर्स ने लगभग 20,000 शेयर्स 0.02% जो हिस्सेदारी खरीदी है और ये 20 मार्च को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है। उनकी हिस्सेदारी 18.45% से बढ़कर 18.47% हो गई है। KSB लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया में अगर उन्होंने लगभग आप 16 अप्रैल 2020 से 20 मार्च 2023 तक लगभग 0.3% हिस्सेदारी जो है वो उन्होंने बेची है। उनकी हिस्सेदारी 3.25% से कम होकर 3% के आसपास हो गई है। और बल्क डील्स में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 15 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। और वहीं FPIs की अगर बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने यही 15 लाख जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। कजारिया सिरामिक्स अंत में ध्यान रखेंगे, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 0.8% के आसपास जो हिस्सेदारी जो है वो बेची है और उनकी अब हिस्सेदारी जो है वो 0.28% जो है हो चुकी है, गिरकर 1.06% से लगभग आप देखेंगे 130 करोड़ का जो है बेचा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज के खबरें जहां पर रखनी है नजर। ढेरों ऑर्डर विंस के दम पर एक्शन रहेगा। आइए अब जानते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR।
मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए गेल, यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लग रही है, जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 105 से बढ़ाकर 115 कर दिया। 105 की बिल्कुल क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो टैरिफ हाइक हुआ है, लोअर स्पॉट LNG रेट्स हैं, इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बन रहा है, लेकिन अर्निंग्स थोड़ी सी वॉलेटाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 124 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 90 से बढ़ाकर 110 कर दिया है। और सिटी यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 125 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर भी आज फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि उम्मीद थी कि 5% के साइज का जो है यहाँ पर OFS आ सकता है, लेकिन आया है मैक्सिमम 3.5% का। लेकिन मान रहे कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी अच्छी है, और अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो ये मान रहे कि यहाँ पर पोजीशंस ऐड करके चलना चाहिए। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3216 रुपये का ऊंचा रख दिया है, और 2625 की कल की क्लोजिंग है। TVS मोटर्स यहाँ पर जेफरीज की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1055 की क्लोजिंग है, 1550 रुपये का लक्ष्य दिया। मान रहे कि EV सेगमेंट में, खासतौर पर 2 व्हीलर EV सेगमेंट में धीरे धीरे कंपनी की मार्केट जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है, मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और जो आइस स्कूटर्स होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं, इसके मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खास फोकस रहेगा। एशियन पेंट्स में जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य इन्होंने 2570 से घटाकर 2500 कर दिया है। कमेंट्री भी पॉजिटिव नहीं है, मान रहे कि अगर कोई भी टेलविंड मिलती है, जो कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, इसका फायदा जो है अपॉर्चुनिटी आपको सेल करने के लिए, एग्जिट करने के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रासिम से अब अगले 12 महीने में तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फोकस रखेंगे। इसके अलावा M&M यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1520 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1164 की क्लोजिंग है। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं 1718 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। गुरुवार की सुबह सुबह स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का पिक ऑफ द डे के साथ। फॉर अ चेंज ढेर सारी पिक्स देने वाले सेठी साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत उन्हीं से की जाए। ऑड मैन आउट, एकमात्र फंडामेंटल एक्सपर्ट सेठी साहब, सुप्रभात। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल पहले तो जो यूएस मार्केट्स में हुआ, जो एक गिरावट के साथ बंद हुए, और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रेट हाइक तो 25 बेसिस पॉइंट की मान रहा था बाजार, तो उतनी की, बट जो कमेंट्री थी जेरोम पावल साहब की वो पसंद नहीं आई। उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि इस साल कुछ ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे, और उसके ऊपर फिर जो जेनेट येलेन का जो बयान आया बैंकों को लेके, तो उससे बाजार थोड़े निराश हुआ। बट मुझे लगता है जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, चूंकि एक बड़ा इवेंट निकल गया है, और अब यहाँ से अगर कोई नेगेटिव खबरें नहीं आती है, तो मुझे लगता है बाजार अब यहाँ से ठीक रहने चाहिए, चलने चाहिए, उतने इंटरनेशनल क्यूज को देखते हुए उस हिसाब से नहीं गिरने चाहिए। बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है, स्टॉक है, खबरों में है, हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करने की सलाह है। कल बाजार बंद होने के बाद इनका अनाउंसमेंट आया कि ये अपने जो जितने 2 व्हीलर्स हैं उनमें 2% से अपने प्राइस हाइक करेंगे 1 अप्रैल से, तो मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना चाहिए। तो इसमें मेरा आज का टारगेट है 2400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 2335 रुपए। ओके, 2335 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट, और ये है राय आपके लिए खरीदारी करने की हीरो मोटोकॉर्प में आज सेठी साहब की तरफ से। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे पसंद का शेयर है डाबर FMCG। अनिल जी कल अच्छा लग रहा था, FMCG के अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, तो डाबर पे खरीदारी की राय है 530, 530 का स्टॉप लॉस है, 557 का टारगेट है। अनिल जी ये तो पिक ऑफ द डे हो गया। कल अनिल जी एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी हुआ। कल मेरे एक मित्र आए थे अनिल जी, उनको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी थी, तो उनको मैं शॉप पे ले गया। जब दवाइयां लेके निकले तो उन्होंने आवाज मारी कि भैया च्यवनप्राश भी ले लो, अनिल जी खाते हैं। तो अनिल जी मैंने उनसे पूछा, आप अनिल जी को जानते हो क्या? कह रहा टीवी पे देखते हैं, ऊपर अपना बोर्ड दिखा रहे थे, जैन औषधिया चित्तौड़ वाले, कह रहे हमारे चित्तौड़गढ़ के ही हैं। तो मैंने फिर जो मेरे मित्र थे अनिल जी, उन्होंने पूछा फिर तो आप जैन साहब को भी जानते होंगे। हाँ। वो बोले हमारी मैडम का ससुराल है जयपुर में, और अनिल जी वो मेरे मित्र कोई और नहीं कुणाल जी थे।
तो उनसे आप पूछ सकते हैं अनिल जी, आपकी देखिए फैन फॉलोइंग छोटी सी शॉप थी, कह रहे दिन के अंदर मार्केट टाइम में मैं टीवी लगा के पीछे बैठता हूँ, छोटा टीवी भी दिखाया, बेटा दुकान संभालता है, शाम को मैं आगे बैठता हूँ, बेटा पीछे बैठता है। बहुत बढ़िया बंसल जी, धन्यवाद। सुबह सुबह बंसल जी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और कहानी बताने का स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, जोरदार है, एकदम बिल्कुल जोरदार है। फिर क्या हुआ, च्यवनप्राश बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? मेरा इंटरेस्ट उसमें है। अनिल जी उसके बाद मैंने कुणाल जी को 10 रुपए के 4 गुलाब जामुन पैक करा दिए, खाए नहीं अनिल जी, खाए होते तो शो पे नहीं होते। च्यवनप्राश तो नीचे कुणाल जी ने खरीदा नहीं अनिल जी। चलिए बढ़िया है, धन्यवाद बंसल जी। च्यवनप्राश नहीं सही, च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी तो कम से कम दे रहे हैं। यस डाबर आ रही है। हाँ, मुझे लगा इंस्पिरेशन हुई है, वहीं से आया इंस्पिरेशन। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है, और कल मैं देख रहा था अनिल जी एक पिटा हुआ स्टॉक है लुपिन, जिसके चार्ट को अगर आप स्टडी करें तो यहाँ पर एक एग्जॉशन गैप बना है, और मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ पुल बैक की संभावना बनेगी, तो पुल बैक की दृष्टि से इसको खरीदना है। 654 रुपए पर 654 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 670, दूसरा 680, लुपिन में खरीदारी की राय। ओके, 654 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया 4-5 रुपए नीचे और खरीदें आप लुपिन। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कल यहाँ पर जो स्टॉक की क्लोजिंग आई है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है, और मुझे लगता है कि ये तेजी आज एक्सटेंड हो सकती है। तो 860 रुपए के आसपास का क्लोज है, अगर थोड़ा भी डिप मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 850 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और अपसाइड में 875 880 रुपए तक का मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदें। चलिए आज अलग अलग तरह के सेक्टर्स आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, आज से स्वागत किया जाए सुमित जी का भी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है एसीसी। एसीसी के अंदर कल एक मोमेंटम बना था, कल और परसों दोनों दिन लोअर लेवल से थोड़ा थोड़ा रिबाउंड देखने को मिला है। कल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो एसीसी के अंदर मोमेंटम बनेगा, फिर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 1698 1700 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1700 के नीचे का यानी 1698 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 1775 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 1775 का लेवल निकलने के बाद 1790 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है, तो एसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1698 के स्टॉप लॉस से 1775 1790 के टारगेट से। ओके, तो ये है राय आपके लिए एसीसी पर बात आती हुई। अंबुजा भी मेरे ख्याल से कल परसों ही पसंद आया था, जहाँ तक मुझे याद है सुमित जी को अंबुजा भी पसंद आता हुआ दिखा तो था। तो ये है ना, सही है ना? हाँ बिल्कुल। तो अंबुजा और एसीसी दोनों में यहाँ पर खरीदारी करने के। डाबर से याद आया, कल डाबर क्लोजिंग वाले शो में जय ने भी आपको कॉल ऑप्शन 540 का खरीदारी करने की राय दी थी। आइए सेठी साहब से जाने उनकी लंबी वाली लिस्ट भी। सेठी साहब बताएं सर, और कौन कौन से स्टॉक्स आज आपके फोकस पर है? बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक दूंगा अनिल जी। जो हीरो मोटो के बाद अब जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। 866 पे बंद हुआ, 885 का टारगेट, 855 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक भी कल बाजार बंद होने के बाद कई सारे अपडेट्स दिए हैं, कई नए सेगमेंट्स में फोरे कर रही कंपनी, तो विच शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, और मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक का, और हाल ही की गिरावट के बाद अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने लगा, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। तीसरा स्टॉक है आपका भी पसंदीदा आईटीसी, जिसमें खरीदारी करनी है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इस तरह के बाजार में जब अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है एक सेफ स्टॉक है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 385 के टारगेट के लिए 373 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक एक फार्मा स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करनी है। 4474 पे बंद हुआ, 4525 का टारगेट। वह भी एक और फार्मा स्टॉक ही है, टोरेंट फार्मा, 1518 का बंद है, 1550 का टारगेट, 1500 का स्टॉप लॉस। अनिल जी कल बाजार बंद होते होते हमने देखा फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, तो वहां से ये दोनों स्टॉक मैंने पिक किया। और अनिल जी एक खबर पे सबको नजर डालनी चाहिए, यूएस में कल ये जो जितनी छोटी फार्मा कंपनीज है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए क्रीम या मेडिसिन बनाती है, उनमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसका कारण था यूएस में फंगल इन्फेक्शन काफी बढ़ रहा है, और एक अलग तरह का इन्फेक्शन है जिसमें जो काफी मेडिसिन से इजीली कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है उसकी तर्ज पे जो जो कंपनियां भारत में भी एंटी फंगल मेडिसिन में है,
उनके शेयर्स ठीक रहने चाहिए। मुझे लगता है दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पे एक छोटे स्टॉक्स पे देखना पड़ेगा। मुझे लगता है वहाँ पे एक अच्छी तेजी होनी चाहिए आज हमारे यहाँ पे भी। ये है आपके लिए सारे के सारे ये स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज टोरेंट फार्मा खरीदारी करने की राय। लुपिन पे कुणाल जी हैं बुलिश। आईटीसी खरीदने का मौका मिलेगा और कोरोमंडल के लिए आती दिख रही है ढेर सारी खबरें भी जिन पर रहेगा एक्शन आपके लिए। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। HAL इस पर राय सेठी साहब आपको भी देनी है और सुमित जी आपको भी। सुमित जी आपको तो देखने हैं चार्ट्स और सेठी साहब बताएंगे फंडामेंटल राय। चूंकि आज 2450 रुपये की फ्लोर प्राइस तय हुई, 2625 पे स्टॉक बंद हुआ है, ऑफर फॉर सेल आ रहा है, कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। क्या करना चाहिए सर इस शेयर में, बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, 2450 के लेवल पे इस स्टॉक में बिल्कुल OFS में अप्लाई करना चाहिए। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी। और अनिल जी इस स्टॉक ने अपने ईयरली हाइज अभी 5-7 ट्रेडिंग सेशंस पहले ही लगाए हैं। 2900 के लेवल पे स्टॉक था। बट मुझे लगता है और जिस तरह के न्यूज फ्लो थे पिछले कुछ दिनों में, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे, मतलब डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर, उसमें भी पर्टिकुलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए जो जबरदस्त ऑर्डर सरकार ने दिए हैं, तो उसका एक फायदा देखना था। बट ये लगता है ओवरहैंग था, जो कि अब आज OFS के बाद, आजकल में ये OFS के बाद निकल जाएगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता स्टॉक है। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जबरदस्त ऑर्डर बुक। फिर तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी हमने देखा था कुछ महीनों पहले, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था और वो भी एग्जीक्यूट करना ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटली अ ग्रेट स्टॉक। और 2450 के लेवल पे तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ कंपेलिंग बाय। ओके, ये है आपके लिए 2425 2450 की रेंज बढ़िया होगी। तकनीकी तौर पर क्या बढ़िया लेवल है सुमित जी, अगर कोई खरीदना चाहे तो? अनिल जी थोड़ा गिरावट आने दीजिए स्टॉक में। स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से कंटिन्यूसली दबाव ही दिखा रहा है। आज स्टॉक के अंदर नहीं, आज आने वाली है पक्का। हाँ जी। तो अनिल जी ये स्टॉक के अंदर थोड़ा नीचे के लेवल बनेंगे, जिसके अंदर 100-150 रुपए का मूव नीचे में देखने को मिल सकता है। तो जो बढ़िया सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है स्टॉक का, वो 2350-2400 के पास है। तो ये डिप आएगा तब लोअर लेवल्स पे खरीदारी बनेगा। तो आज का डिप में खरीदारी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। ये है आपके लिए HAL, जहां पर रखनी है आपको नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में दिख सकता है। ऑफर फॉर सेल आज से हो रहा है शुरू। हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर सिटी साहब ने राय भी दी, प्राइस हाइक करने जा रहे हैं। एक बार जरा इसका चार्ट भी जान लिया जाए कैसे रहेगा एक्शन में। ऑटोज थोड़ा आपको दोनों तरफ के मूव्स दिखा रहे हैं। हिमांशु जी हीरो मोटो जरा एक बार चार्ट बताएं सर। दीप देखिए, प्राइस हाइक की न्यूज के चलते हो सकता है थोड़ा एक रिबाउंड स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है, जहां पर 2400-2420 तक का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बड़ा चार्ट सेटअप देखता हूं तो लगातार एक अंडर परफॉर्मर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। पिछले 6-8 महीने से किसी तरह की तेजी में बाजार की पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कोई खास अभी यहाँ पर ऐसा रिवर्सल पैटर्न नहीं है जिसके लिए आप अग्रेसिव होकर खरीदारी करें। फिलहाल यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। ओके, फिलहाल यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। बट हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखिए, लेवल्स के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट मूव आ सकता है। खबर भी टाटा मोटर्स की कल आई थी कि ये प्राइस हाइक कर रहे हैं। आज हीरो मोटोकॉर्प की आई और टाटा मोटर्स बाय द वे फोकस में फिर से रहेगा, क्योंकि इन्हें एक लॉजिस्टिक्स कंपनी से EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर भी मिला है। तो ये स्टॉक भी रेडा पर रहना चाहिए। कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स भी फोकस में। सेठ साहब GR इंफ्रा जरा इस पर नजर डाले। करीब 4500 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए लोएस्ट बिडर है। दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं, 3600 करोड़ का एक ऑर्डर है और दूसरा करीब 900 करोड़ का ऑर्डर है। ट्रैक करते हैं सर GR इंफ्रा को? देखिए दीपांशु, बहुत क्लोजली तो इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं, बट जो ऑर्डर मिला है, बड़ी साइज का ऑर्डर है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बिल्कुल दिखना चाहिए। स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। बाकी विद इन द इंफ्रा स्पेस कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको सजेस्ट किया है कई बार। NCC हैज बीन माय फेवरेट। ITD सीमेंटेशन हमेशा से अच्छा लगता है। फिर मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जे कुमार इंफ्रा, इन तरह के स्टॉक्स में बुलिश हूं। मुझे लगता है उन स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंफ्रा स्टॉक्स। इसमें आप HG इंफ्रा भी ऐड कर दीजिए, जिसे ऑर्डर विंस मिले हैं। NBCC, यहाँ पर हम लगातार एक्शन देख रहे हैं। थोड़ा ऑर्डर रिलेटेड खबरें यहाँ पर भी आई हैं। तो ऑर्डर विन के दम पर कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, ये कंपनीज लगातार रोज आपको कुछ ना कुछ एक्शन दिखा ही रही हैं और बढ़िया ऑर्डर विन मोमेंटम यहाँ पर आया है। बाय द वे, ऑटो स्टॉक्स की बात चल रही है तो TVS मोटर्स पर रखिए नजर। आज जेफरीज की तरफ से एक दमदार रिपोर्ट आई है। 1055 की कल की क्लोजिंग है स्टॉक की। 1550 का टारगेट दिया है, तो करंट लेवल से 500 रुपए ऊपर के टारगेट्स दिए हैं। ऑलमोस्ट 50% की अपसाइड यहां से उन्हें दिख रही है। वो कह रहे हैं कि EV कारोबार में
काफ़ी बढ़िया कंपनी की बढ़त रही है। इनफैक्ट जो ईवी सेल्स हैं वो अब आपके रेगुलर स्कूटर सेल्स को मैच कर रही हैं और आगे यहाँ से आपको और ट्रैक्शन बनते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, एक बार टीवीएस मोटर्स के चार्ट के बारे में बताएं सर। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक रेंज में टीवीएस मोटर काफी समय से ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि 1000 के नीचे नहीं जाता है और ऊपर भी हम देख रहे हैं 1125 के ऊपर नहीं जाता है। तो एक सीमित 100 रुपए का दायरा है जिसमें स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कुछ और समय इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड करेगा। हालांकि ये स्टॉक अपने पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है जैसे 1125 1130 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा तो इस स्टॉक में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है 1000 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर मेरी होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राइट टीवीएस मोटर्स 50% की अपसाइड वाली रिपोर्ट आई है इस पर। सेठी साहब, हीरो मोटो तो आपने आज के लिए मेंशन किया, टीवीएस मोटर्स इस रिपोर्ट पर क्या कहना है आपका सर? नहीं, बहुत ही बुलिश है रिपोर्ट तो, और स्टॉक यहाँ से अच्छा लगता है, इन लेवल से तो बढ़ना चाहिए, बट इतनी बड़ी तेजी बहुत जल्दी तो नहीं लगती। फिर भी एक अच्छा स्टॉक है, जिन्होंने लिया हुआ उनको भी बने रहना है और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और बाकी टाटा मोटर्स भी मुझे ईवी का प्ले करने के लिए टाटा मोटर्स भी अच्छा लगता है। अच्छी करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आया। बाकी बाजार जिस दिन खराब होते हैं, स्टॉक टाटा मोटर्स का भी 400 के आसपास जब मिले तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसको भी खरीदारी करने की। ओके, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बाकी ऑटो स्टॉक्स पर भी फोकस। टीवीएस मोटर्स पर दमदार रिपोर्ट आई है।